नमस्कार, कोविड ओपीटी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन सरकार की चिंता अब भी बनी हुई है। कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। चिकित्सकों की माने तो डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बनेगा। ऐसे में सरकार अब भी सावधानी बरतने की अपील कर रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत की है, जिसके जरिए आज डॉक्टर से हम कई सवालों के जवाब पूछेंगे। डॉक्टर सोनू पाटिल हमारे साथ मौजूद होंगे, जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, जैसे कि कोरोना की तीसरी लहर से किस तरह निपटा जाए और घर पर रहकर आप किस तरह सुरक्षित रह सकते हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के और क्या कुछ तरीके हैं। ये सभी वो सवाल जो डॉक्टर से आज हम पूछेंगे। इसी के साथ यदि आपके मन में भी कोई संशय है या कोई सवाल है, तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर अपने सवालों का जवाब डॉक्टर से ले सकते हैं। तो घर बैठे आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कोविड ओपीडी के जरिए, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर सोनू जुड़ेंगे और आप जान सकते हैं कि किस तरह कोरोना से बचा जा सकता है। घर पर रहकर बच्चों को और खुद को किस तरह सुरक्षित रखें। इसके साथ ही लगातार हम अपील कर रहे हैं कि यदि आपके अंदर कोरोना के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और डॉक्टर सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सोनू, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज की ओपीडी में। डॉक्टर सोनू, सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे कि जो नया डेल्टा वेरिएंट आ रहा है वो क्या है और किस तरह प्रभाव हम पर छोड़ेगा? देखिए, जैसे पिछले साल जो कोरोना की पहली लहर आई थी उसमें वेरिएंट अलग था और इस बार डेल्टा वेरिएंट जो बोला जा रहा है, डेल्टा वेरिएंट ने काफी नुकसान करा है। और जो डेल्टा वेरिएंट की खासियत रही कि डेल्टा वेरिएंट हैज अ वेरी हाई इन्फेक्टिविटी रेट, मतलब जो केसेस बढ़ने की जो उसका प्रभाव था कई गुना ज्यादा था पिछले साल की फर्स्ट वेव की कंपेरिजन में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो केसेस बढ़ने की मात्रा थी पिछले साल में और इस साल में कम से कम दुगनी से ज्यादा थी। और उसकी वजह से वो डेल्टा वेरिएंट जो बोला जा रहा है बहुत ही हानिकारक है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव उसका रेट बहुत ज्यादा है। डॉक्टर सोनू, इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। ऐसे में बच्चों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक अनुमान है कि जो तीसरी लहर आएगी तो बच्चों को प्रभाव डालेगी, लेकिन जो रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा जा रहा है और मुझे लगता है कि स्टडीज भी बता रही है कि बच्चों की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो काफी अच्छी होती है, बिकॉज दे आर गेटिंग रेगुलरली वैक्सीनेटेड। तो उनमें बच्चों में अब कोरोना इन्फेक्शन संक्रमण जरूर हो रहा है, बट अभी तक इतना कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन तो भी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। तो बच्चों के लिए सावधानी वही रहेगी कि उनका रेगुलरली मॉनिटरिंग कराया जाए, उनको बाहर निकलने से मना किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग, और रेगुलरली उनको हाथ धोने के लिए सिखाया जाए। और अगर बाहर निकलता है बच्चा तो बच्चों के लिए भी स्मॉल साइज के मास्क अवेलेबल जाए, तो दे कैन यूज दैट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है बच्चों को जो उनका रूटीन वैक्सीनेशन है, रूटीन वैक्सीनेशन उनका हो जाना चाहिए जी। तो बच्चों के लिए मतलब यही होगा कि रेगुलरली अच्छा डाइट ले, रेगुलरली हैंड वॉशिंग, मास्क जब बाहर निकलते तो मास्क का यूज करें। और जो रूटीन उनका वैक्सीनेशन है दैट शुड नॉट बी स्टॉप। जो रूटीन वैक्सीनेशन होता है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, इसकी वजह से बच्चों की इम्यूनिटी पे अच्छा खासा असर आता है। दे विल हैव गुड इम्यूनिटी। डॉक्टर सोनू, इसी के साथ ही जो बच्चे हैं वो वैसे भी 1.5 साल से घर पर ही हैं। लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है, बच्चे कहीं बाहर नहीं जा रहे। ऐसे में यदि बच्चे बाहर जाते हैं तो क्या हाइजीन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है? हाँ, वो बात है, क्योंकि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है जो बोला जा रहा था कि बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आई थी कि दैट इज जो बोला जाता है कि 6 फीट की दूरी रखना है, 6 फीट की दूरी रखना है,
बट अगर कोई कोविड संक्रमण का मरीज अगर ग्रुप में आता है और या वो खांसता है, छींकता है, तो उसके मुंह से निकलते हैं फोमेंटेशन बोलते हैं, तो थोड़े से माइक्रो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, दैट विल स्टे इन एयर फॉर सम टाइम। अगर उस संक्रमण जो हवा में अगर हम जाते हैं और वही ड्रॉपलेट्स अगर अपने अंदर जाते हैं तो विल गेट इन्फेक्टेड बाय दैट वेरिएंट, एंड दैट इज द खासियत ऑफ द डेल्टा वेरिएंट। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे बाहर निकलते हैं तो उन्होंने सावधानियां बरतनी, उन बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे लेकिन उनके माता पिता ने जरूर ये सावधानियां बरतनी चाहिए कि उनको भीड़ भाड़ वाले एरिया में मत ले जाए। अगर आप जा रहे हो तो प्रॉपर डिस्टेंसिंग से रहे, बच्चों को भी मास्क लगाए, और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा अगर कोई इमरजेंसी काम नहीं है, जब तक ये वेव पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती है तो घर पे ही रहिए और सुरक्षित रहिए। डॉक्टर सोनू, इसी के साथ कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर ये वीडियोस काफ़ी वायरल हो रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि आप यदि ठंडे स्थान पर बैठे होते हैं, यदि आप एसी में बहुत ज़्यादा तक बैठते हैं तो वायरस का खतरा बढ़ जाता है, और इसी के साथ यदि खाने में आप प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। इन बातों में और इन दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए ये इसका टेम्परेचर जो है अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और एवरीबडी वांट्स टू बी कूल एनवायरनमेंट, तो लेकिन ये बोला जा रहा है कि टेम्परेचर शुड बी अराउंड 27 to 28, बट कुछ खतरा बढ़ेगा मुझे पर्सनली नहीं लगता है, दैट शुड नॉट बी टू कोल्ड बिकॉज just staying in a very cool environment is infected with some viral infection. So उसको भी look और अगर कोई infection होता है initially immunity will automatically go down and वो संक्रमण का खतरा बढ़ा देगी, इसके पीछे का लॉजिक हो सकता है। रही बात प्याज की, I don't think so इससे बेनिफिट मिलेगा। तो बचाव के लिए कोरोना प्रोटोकॉल पर सख्ती से पालन बहुत जरूरी है। इसी के साथ ही डेल्टा वेरिएंट अब पूरी दुनिया में फैल गया है, ऐसे में आपको सुरक्षित और सावधान रहने की बहुत जरूरत है। याद रहे, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, और इसके साथ ही यदि हल्का सा भी आपको बुखार या खांसी होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, न कि आप मेडिकल से दवाएं लें। कई बार थोड़ी सी लापरवाही भी जान के लिए खतरा बन सकती है, ऐसे में आपको लापरवाह नहीं होना बल्कि सतर्क होने की जरूरत है। डॉक्टर से संपर्क करें यदि थोड़े भी लक्षण आपके अंदर नजर आते हैं। आपको बता दें कि डेल्टा वेरिएंट लगातार फैल रहा है। और डॉक्टर सोनू, इसी के साथ ही आमतौर पर यह भी देखा जा रहा है कि यदि हम वैक्सीन लगवाते हैं तब हल्का सा बुखार आता है, ऐसे में क्या करना चाहिए? और कई लोगों को चक्कर भी आते हैं, बुखार कई दिनों तक बना रहता है, तो क्या ये खतरे की घंटी है? बिल्कुल नहीं, वैक्सीन लगने के बाद मुझे लगता है कि हल्का सा बुखार अगर आता है उसके लिए मुझे लगता है वैक्सीन हर किसी को दवा दी जा रही है, इसका नाम है पैरासीटामोल, और पैरासीटामोल लेने के बाद बुखार 24 घंटे 48 घंटे के अंदर चला जाएगा। और सपोज किसी मरीज को बुखार लंबे समय तक रह रहा है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आराम करिए, रेस्ट करिए, प्रॉपर हाइड्रेशन लीजिए, तो वो कोई खतरे की घंटी नहीं है। हाँ, अगर आपको खांसी आ रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तब आप चेक करा सकते हैं, बट यूजुअली ऐसा बहुत कम लोगों में देखा गया है कि वैक्सीन की वजह से किसी को दिक्कत हुई है। तो वैक्सीन के बाद बुखार आना लाजमी है, और जैसे हमने देखा होगा हर कोई अपने बच्चे को वैक्सीन लगाने जाता है, तो जो डीपीटी की वैक्सीन होती है या इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है, जो भी वैक्सीन होती है, उसके बाद हल्का सा फीवर बच्चों को आता है, सेम उसी तरह का है, तो उससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर बुखार आता भी है तो सिंपल एक पैरासीटामोल की टैबलेट आप ले सकते हो और प्रॉपर हाइड्रेशन। डॉक्टर सोनू, हमारे साथ हमारे दर्शक शुभम जुड़ चुके हैं। जी शुभम, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल ये था कि एक्चुअली मैंने ना आज कोवैक्सीन की 2nd डोज ले ली। अब उसके बाद जैसा सबको होता है मुझे भी बुखार आ रहा है, और साइड में जिस साइड वैक्सीन लगी उस साइड पेन हो रहा है। मेरे दोस्त को भी बुखार है तो उसने भी मेरे साथ में लगवाई। अब हम लोग वो पैरासीटामोल और क्रोसिन हमें लेने बोला, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम कोई और दवाई भी ले लेंगे जब फीवर आ रहा है और जब दर्द हो रहा है, तो कौन सी दवाई ले सकते हैं अभी हम? बुखार कितने दिन से आ रहा है आपको? वैक्सीन कब लगी थी आपको? वैक्सीन मुझे अभी लगी है 3 घंटे पहले। तो आप मुझे लगता है कि पैरासीटामोल लीजिए, प्रॉपर हाइड्रेशन, जूस वगैरह लीजिए आप, और रेस्ट करिए। अपना 24 घंटे 48 घंटे के अंदर आपका बुखार चला जाएगा।
तो शिवम, आप दवा ले सकते हैं। उम्मीद है आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर सोनू, इसी के साथ भी अक्सर ये भी देखने को मिला है कि जब हम वैक्सीन हमें कोरोना के सिम्टम्स नज़र आते हैं हमारे अंदर, लेकिन रिपोर्ट में कोरोना नहीं आता। और कई बार ये भी खबरें हमने खुद देखी हमारे सामने कि कई मरीज ऐसे हैं जिन्हें कोरोना के लक्षण नहीं है लेकिन रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ, इस बार जैसे गवर्नमेंट इंडिया ने शेड्यूल निकाला था जी। कि बहुत सारे मरीज ऐसे थे कि दे वर शोइंग सिम्टम्स ऑफ कोविड, बट उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आ रहा था। बट व्हेन वी आर डूइंग अ सीटी स्कैन और ऑक्सीजन लेवल देखा जा रहा था तो वो कम था। सो वी हैव डिसाइडेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू ट्रीट दैट पेशेंट लाइक अ कोविड। और बहुत से मरीज ऐसे थे कि जिनको सिम्टम्स नहीं आते थे व्हेन दे आर डूइंग अ कोविड टेस्ट दैट वाज पॉजिटिव। उसके लिए मुझे ये लगता है कि they might have some infection, but because of their good immunity, strong immunity, they are not showing that much of symptoms what other patients are showing. तो मुझे लगता है कि पेशेंट्स को अगर सिम्टम्स आ रहा है और इन्वेस्टिगेशन में दिख रहा है, समटाइम पेशेंट को जब सीटी स्कैन किया जा रहा था तो उसमें कोविड की बहुत सारी मात्रा में संक्रमण पाया जा रहा था, तो दे शुड गेट कोविड ट्रीटमेंट। अगर आपकी कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ रही है, आपको सिम्टम्स नहीं है, तो मुझे लगता है कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन चेकअप करना है। ठीक। डॉक्टर सोनू, इसी के साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है एक दिन में इम्यूनिटी नहीं बढ़ सकती, उसके लिए हमें रोज़ाना प्रयास करने होंगे। ऐसे में खान पान में वो क्या चीज़ इस्तेमाल करें जो रोज़मर्रा में हम इस्तेमाल भी कर सकें और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ सके? मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज। डेली मॉर्निंग यू शुड डू एक्सरसाइज एटलीस्ट फॉर 25 मिनट्स पर डे। और उसमें जैसे ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, प्राणायाम हो गया, योग हो गया, दैट इज वेरी बेनिफिशियल टू इम्प्रूव इम्यूनिटी। और खास करके खाने की चीजों में अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है तो फ्रूट्स आर वेरी गुड। जैसे बताया जा रहा है कि जो फ्रूट्स आर कंटेनिंग हाई कंटेंट ऑफ विटामिन सी, दैट शुड बी टेकन। जैसे आंवला हो गया ना, पपीता, आंवला, ये सब चीजें जिसमें विटामिन सी का कंटेंट ज्यादा है, तो ज्यादा सेवन करने से थोड़ा सा इम्यूनिटी अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, आई एम वर्किंग इन सिम्स हॉस्पिटल ग्वालियर एंड आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ पेशेंट्स विद डायलिसिस। और पहली लहर में बहुत कम मरीज इन्फेक्ट हुए थे मेरे डायलिसिस के, बट सेकेंड वेव में देयर इज अ वेरी हाई रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी। तो ऐसे जो मरीज जिनको डायबिटीज है, किडनी डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, उन्होंने अपनी दवाई बदलाव से लेनी है, अपनी शुगर कंट्रोल में रखना है। डायलिसिस का मरीज है, दे शुड डू अ डायलिसिस रेगुलरली, और जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो फॉलो करना है। और हाँ, एक्सरसाइज सबके लिए जरूरी है। एक्सरसाइज एटलीस्ट 25 मिनट पर डे। तो एक्सरसाइज कर कर हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और रोज़मर्रा में इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डॉक्टर सोनू, इसी के साथ ही ब्लैक फंगस के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह से ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है और इसके शुरुआती लक्षण क्या है? ब्लैक फंगस के जो लक्षण आते हैं, पहले तो दिखाई देता है कि रेड आई होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, हाई ग्रेड फीवर आता है। और कई मरीजों को अगर फंगस ब्रेन तक पहुंच जाती है वो तो लेट लक्षण है, बट यूजुअली रेड आई, नाक में थोड़ा साइनोसाइटिस के सिम्टम्स, नोज ब्लॉक होना, खांसी आना, ये इनिशियल सिम्टम्स है। उससे बचने के लिए मोस्टली देखा जा रहा है कि डायबिटीज जो लोग होते हैं, ये डायबिटीज वाले हैं, those patients who underwent renal transplant, those patients with the cancer, those patients with the HIV infection, they will usually get this black fungus. But अपने COVID patients में because of sometimes patients have low immunity, excessive medications, उसकी वजह से भी उनको ब्लैक फंगस का शिकार हो सकते हैं। उसके लिए ब्लैक फंगस की एंट्री अपने नाक से होगी। अगर होगी एंट्री तो नाक से होगी, तो उसमें भी साफ सुथरा मास्क पहने और अपना अगर डायबिटिक पेशेंट तो शुगर कंट्रोल में रखे। डॉक्टर सोनू, क्या जो ब्लैक फंगस है वो सिर्फ कोरोना मरीजों को ही हो सकते हैं या किसी जिन्हें कोरोना नहीं है उन्हें भी इसका खतरा है? नहीं, यूजुअली ब्लैक फंगस जो होता है, ब्लैक फंगस जिन मरीजों की इम्यूनिटी बहुत लो है, जो पेशेंट्स इम्यूनो सप्रेशन मेडिकेशंस पे है, उनको होने का खतरा ज्यादा होता है। कोविड पेशेंट्स में कोविड जो वायरस है वही पेशेंट्स की इम्यूनिटी को बहुत डाउन कर रहा है। साथ साथ में उसका इलाज स्टेरॉइड होता है, तो समटाइम ओवर यूज ऑफ सम स्टेरॉइड आल्सो कैन कॉज ब्लैक फंगस। बट यूजुअली जिन मरीजों की इम्यूनिटी पावर बहुत लो है, जैसे कि मैंने आपको बताया
कैंसर पेशेंट्स, HIV पेशेंट्स, रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, दोज पेशेंट विद द डायबिटीज, उनको ब्लैक फंगस होने का खतरा ज़्यादा रहेगा। डॉक्टर सोनू, जिन्हें डायबिटीज है क्या वो भी कोरोना की दवाएं ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं, उन्हें लेना ही चाहिए, है ना? क्योंकि कोविड के लिए मतलब ऐसा कोई खतरा है नहीं, लेना चाहिए। डॉक्टर सोनू, इसी के साथ जो बच्चे हैं जिन्हें नेबुलाइज हम कराते हैं, क्या उन्हें बिना दवा के नेबुलाइज दे सकते हैं? और जो बच्चे जिन्हें सांस की परेशानी है या जिन्हें कफ की परेशानी है, उनके लिए क्या कुछ सावधानियां बरतनी होगी इस कोरोना के टाइम में? देखिए, बच्चों में नेबुलाइजेशन के लिए आता है, स्पेशल मशीन आता है बच्चों के लिए, और सीधा नॉर्मल सलाइन जो मिलती है अपनी, या थोड़ा स्टीम स्टीम भी ले सकते हैं। अगर घर में मशीन नहीं है तो स्टीम भी ले सकते हैं बच्चे घर पे। बट अगर अपने को लगता है, माँ बाप को लग रहा है कि बच्चे को काफी ज्यादा हो रही है या फीवर उसका नहीं जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द बाजू में जो भी नियर पास जो भी हेल्थ सेंटर होगा, जो भी हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे चिकित्सकों का परामर्श लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों में हम लोग लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सोनू, इसी के साथ हमें जो कोरोना में जैसे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें किस तरह से सुरक्षित रहना चाहिए इस कोरोना के वक्त में? क्योंकि कई केस ऐसे भी देखने को मिले जब माँ को कोरोना होता है लेकिन बच्चा सुरक्षित होता है, और कई बार माँ को कोरोना होता है तब बच्चे को भी कोरोना होता है। वही अभी जो बताया जा रहा है कि आज ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीन लेना बिल्कुल सेफ है। तो पहले तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाइए, और वैक्सीन से अच्छा इम्यूनिटी प्रोटेक्शन मिल रहा है एंड इन्फेक्टिविटी रेट भी कम हो रहा है। तो गर्भवती महिला के लिए जो रूटीन प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, along with that vaccine, they should take a vaccine and they will be safe from the COVID infection. डॉक्टर सोनू, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को कि किस तरह से सावधान रहे? और कई बार हमें थोड़ा सा भी बुखार आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, ऐसे में किस तरह हम खुद को इस कोरोना के टाइम में सुरक्षित रह सकते हैं? देखिए, मैं सभी जनता से आह्वान यही करूंगा कि वैक्सीन लगने के बाद भी कृपया मास्क का उपयोग जरूर करें और वैक्सीन सब लोग जरूर लगाएं। रही बात, अगर किसी को हल्का सा बुखार आता है तो मुझे लगता है कि ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। घर पे रहिए, मेडिकेशन लीजिए, सिंपल पैरासीटामोल बुखार के लिए ले सकते हैं। घर पे अगर पल्स ऑक्सीमीटर है और घर पे ऑक्सीजन की जरूर चेक करिए। अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट ड्रॉप लग रहा है, ऑक्सीजन SpO2 लेवल, जो ऑक्सीजन लेवल होता है, उसमें अगर सिग्निफिकेंट ड्रॉप दिख रहा है तो आप हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर का परामर्श जरूर लीजिए। बट मेरी सबसे यही अपील रहेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ सैनिटाइज करें और मास्क का उपयोग जरूर करें। रही बात, आई एम अ नेफ्रोलॉजिस्ट, आई एम अ किडनी स्पेशलिस्ट, तो मेरी डायलिसिस के मरीजों को यही अपील रहेगी कि वो बिना झिझक वैक्सीन लगवाए, वैक्सीन से बिल्कुल नहीं डरे और अपना डायलिसिस कभी नहीं चुकाए, तो उनका कोविड के साथ इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी और संक्रमण के चांसेस कम रहेंगे। बिल्कुल, तो सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, और यदि हम पहले खुद को सुरक्षित रखें फिर औरों को, क्योंकि यदि हम सुरक्षित नहीं होंगे तो हमारे आसपास के माहौल को हम हेल्दी नहीं बना सकते। डॉक्टर सोनू, इसी के साथ जो पहली वैक्सीन हम लगाते हैं उसके बाद दूसरी डोज की वैक्सीन के लिए कितने वक्त का बीच में अंतराल है? हमें कितना वक्त बाद दूसरी डोज लेनी चाहिए? वही, एज पर द ICMR गाइडलाइंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे फॉर कोविशील्ड उसमें 90 दिन का अंतराल होना चाहिए। उससे ये देखा गया है कि जब पहली वेव वैक्सीन आई थी तो सभी चिकित्सकों को आफ्टर 4 वीक लगवाई थी, बट थोड़े दिन के बाद ऐसा पता चला है कि इफ यू आर टेकिंग वैक्सीन लिटिल बिट लेट, लाइक नाउ इट इज सेइंग इन 90 डेज, अगर हम लोग 90 दिन के बाद लगाते हैं तो उसका इम्यूनिटी पावर और उसकी जो एंटीबॉडी जो सीरो कन्वर्जन है वो बहुत अच्छा है, एंड दैट विल गेटिंग अराउंड 92 to 93% ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड वायरस। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जितना आप लेट लगाओगे 90 डेज के अंतर्गत, तो वैसा लगाना चाहिए। लेकिन जैसे कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन के लिए ICMR डिसाइडेड टू टेक वैक्सीन आफ्टर 4 वीक्स, तो डिपेंड्स ऑन द वैक्सीन के टाइप पे भी डिपेंड करता है
बट मुझे लगता है कि कोवैक्सीन के लिए 4 वीक्स इज सफिशिएंट एंड फॉर कोविशील्ड अप टू 90 डेज, यू कैन टेक आफ्टर 90 डेज। डॉक्टर सोनू, इसी के साथ वैक्सीन लगाने के बाद वो क्या चीजें हैं जिनका हमें खान पान में परहेज करना चाहिए? देखिए, खान पान के लिए तो बाहर की चीजें तो अवॉइड ही करिए, घर की चीजें लीजिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, डाइट में ज्यादा इंक्लूड करिए। और जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो आई थिंक यू शुड हैव प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड, वो चीज आप ले सकते हैं। जी डॉक्टर सोनू, जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है और जब भी कोरोना के सिम्टम्स नज़र आते हैं और रिपोर्ट आने के बाद हम अक्सर मरीज को काढ़ा ज़्यादा देते हैं, ऐसे में गर्मी में क्या काढ़ा देना सही होगा? नहीं, एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट मैं इसका खंडन करूंगा कि काढ़ा आयुर्वेदिक यूजुअली दे विल अफेक्ट द किडनी। तो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, जो कोई बनाई जाती है घरेलू मेडिसिन होती है, दे विल हैव इफेक्ट ऑन द किडनी। अगर पेशेंट को डायबिटीज है या उनको हल्की किडनी की बीमारी है, अगर वो काढ़ा लेंगे या कोई भी एक्सेसिव सेवन करेंगे तो उसका इफेक्ट बॉडी पे आएगा एंड देयर किडनी प्रॉब्लम्स, देयर अदर प्रॉब्लम्स विल गेट एग्रीवेटेड। सो आई वोंट रिकमेंड दिस काढ़ा फॉर बूस्टिंग द इम्यूनिटी और लाइक दिस। डॉक्टर सोनू, दवाएं जो होती है वो भी काफ़ी हैवी डोज की होती हैं और उसके अलावा गर्मी भी चल रही है। मरीज़ क्योंकि कोरोना पेशेंट है तो हम उन्हें ज़्यादा ठंडा भी नहीं दे सकते। ऐसे में किस तरीके से हम क्या वो चीज़ों का इस्तेमाल करें जब हम स्थिर रहें? दवा का हेवी डोज तो आप यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन डोंट टेक एनी मेडिकेशन। आपको अगर दवा आपको चल रही है तो उसके लिए चिकित्सकों का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर के बिना ओवर काउंटर मेडिकेशन नहीं लेना है। तो डॉक्टर की सलाह से ही आप दवाएं लें और उसके साथ यदि आपको साथ में कोई और भी दवाएं चल रही हैं तो डॉक्टर को बताएं और जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट दे उसे पूरी तरीके से फॉलो करें। डॉक्टर सोनू, इसी के साथ कई बार ये भी देखने को मिला है कि जो ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षण होते हैं वो हम भाप नहीं पाते। ऐसे में क्या शुरुआती लक्षण है जिसके बाद हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है? शुरुआती ब्लैक फंगस के लक्षणों में आपको रेड आई दिखेगी, नोज ब्लॉक दिखेगा, रिकरेंट नोज ब्लॉक होगा, आपको लगेगा कि नाक बंद हो रहा है और सब ब्लैकिश मटेरियल कुछ नाक से आ रहा है। मोस्ट कॉमन सिम्पटम विल बी द रेड आई। कि फंगस जो है वो पहले तो बाहर से एंट्री करके वहाँ इन्वॉल्व करेगी। तो सावधानी बहुत जरूरी है। डॉक्टर सोनू, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।